और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। इंडिया रियल एस्टेट गाइड प्रेजेंटेड बाय RR काबिल। वायर नहीं, भारत की नब्ज हैं हम। मैगजीन पार्टनर बेटर इंटीरियर्स। नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं विपिन भट्ट और आज मुझे आपको एक जानकारी देते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इंडिया रियल एस्टेट गाइड ने अपने सफर के 3 साल सफलता के साथ पूरे कर लिए हैं और आज से हम आगाज कर रहे हैं अपने सीजन 4 का। तो बहुत कुछ होगा इसमें आपके लिए सीजन 4 में, जहां पर हम एक बार फिर अपने दर्शकों की मदद करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, घर खरीदने के लिए और रियल एस्टेट के पूरी जो बिजनेस है उसको भी हम एड्रेस करते रहेंगे वक्त वक्त पर कि क्या जा रहा है इस वक्त इंडस्ट्री के अंदर। तो बहुत सारी चर्चा आज हम करने जा रहे हैं अपने इस खास एपिसोड में। आगे का रोड मैप आपके सामने रखेंगे और इन सब बातों को करने के लिए आज हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। मैं उनका तारुफ आपसे कराता हूं। हमारे साथ हैं CNBC आवाज के संपादक संजय पुगलिया जी, हमारे प्रेरणा स्रोत, और साथ में हमारे साथ हैं हमारे इस सफर में अब तक हमारा साथ देने वाले और आगे भी यहां से हमारे साथ रहेंगे RR काबिल बनाने वाली राम रत्ना ग्रुप के प्रेसिडेंट श्री गोपाल काबरा। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। और 3 साल जैसे मैंने कहा काबरा जी और संजय जी, अब तक हमने इसमें पूरे कर लिए हैं। एक मेरा सौभाग्य रहा कि शुरुआत से ही मैं इस कार्यक्रम के साथ जुड़ा रहा और हमने इसमें पूरे देश को कवर किया है अभी तक, और साथ में काबरा जी भी हमारे साथ रहे। तो संजय जी, मैं आपसे चाहूंगा कि आप अगर इन 3 सालों का एक एनालिसिस हमारे दर्शकों के सामने रखें, कैसे रहे ये 3 साल? ये बहुत ही शानदार रहे, क्योंकि आप लोगों ने इसमें करीबन 1000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट शोकेस किए। ये एक छोटी बात है। बड़ी बात यह है कि इन्वेस्टर के हिसाब से, फर्स्ट टाइम बायर के हिसाब से आपकी पक्की सलाह उनको मिली, जानकारी उनको मिली, आउटलुक क्या होगा ये आपने बताया, ये एनालिसिस बताया कि इतने कॉम्प्लेक्स बाजार में किस तरह से चीज़ें कर रही हैं। तेज़ी का वक्त रहा हो या मंदी का वक्त रहा हो, ये जो सीरीज़ हमारी चली है, तीसरे के बाद आप चौथे सीजन में जाने वाले हैं, बहुत ही कामयाब, बहुत ही शानदार सीरीज रही है। और इसकी जो खास बात है, हम लोग चैनल्स पे इस तरह के जो स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम करते हैं, इसमें ये कोई तारीफ के लिए नहीं, सिर्फ दर्शकों को समझाने के लिए बताना चाहिए। ऐसा बहुत कम होता है कि स्पॉन्सर और संपादक साथ में किसी शो में बैठे। ये हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि ये बहुत ही न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है। काबरा साहब का जो बिजनेस है, ये डेवलपर, बिल्डर, कंसल्टेंट न्यूट्रल हैं। हम तो न्यूट्रल हैं ही। इसीलिए चूंकि हम लोग इसमें बायर को, इन्वेस्टर को, उसके बाद डेवलपर को और जो दूसरे स्टेक होल्डर हैं उनको हम इस प्रकार से सर्व कर पा रहे हैं कि ये आजकल बेंचमार्क हो गया है। CNBC आवाज़ के रियल एस्टेट की पूरी प्रोग्रामिंग और ये वाला सीरीज एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पर देखा जाता है। तो मैं काबरा साहब को भी इसके लिए बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये न्यूट्रलिटी जो है हमारी पार्टनरशिप की, वो कमाल कर रही है। राइट। तो जैसा कि इस पार्टनरशिप का ये जो पूरा लेखा जोखा संजय जी ने बताया और क्या खूबसूरती है, मैं आपके विचार जानना चाहूंगा कि 3 साल के इस सफर को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो कि एक रियल एस्टेट जैसी चीज को लेकर कोई भी चैनल 3 साल लगातार एक कार्यक्रम करती है और हर हफ्ते करती है, अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल बिल्कुल, बिना रुके। तो यही एक कारण होगा कि चैनल भी चलाती है और जो स्पॉन्सर वो भी साथ में चलता है और जनता भी इसको देखती है। हमने इसमें पूरी तरह से समय समय के हिसाब से इसका तरीका चेंज किया, चीज़ें चेंज की। पहले हम कुछ एक बिल्डर का किया, फिर पूरे शहर का करते थे, जिससे आम जनता को पूरे भारत की सारी जानकारी मिले। बीच में हम भारत के बाहर भी गए, मैं थाईलैंड का भी किया, दुबई का भी किया, क्योंकि आजकल प्रॉपर्टी लोग लेने, यानी हर तरह के लोग हैं, यानी कमज़ोर वर्ग, मध्यम वर्ग, लग्जरी, हाई एंड, वीकेंड, ओवरसीज। तो लगभग हमने इस चैनल माध्यम से पूरा का पूरा कवर किया और लोग आज इसको एक अच्छी नज़र से देख रहे हैं। मेन बात यह है कि आखिर कार्यक्रम बहुत सारे होते हैं, पर इस कार्यक्रम की एक अपने आप में एक इमेज बनी है, एक ब्रांड बनी है और एक रिस्पेक्ट बना है। तो मेरे ख्याल से ये हमारा एक काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है और आगे भी अच्छा रहेगा, इसीलिए हम लोग इसको आगे और बढ़ा रहे हैं।
बिल्कुल यही उम्मीद करते हैं। संजय जी, अगर हम इंडिया रियल एस्टेट गाइड की बात करें और अक्रॉस द स्पेक्ट्रम सभी चैनल्स की बात करें तो कई प्रोग्राम आते हैं आज की तारीख में जो रियल एस्टेट को ही लेकर संबोधित करते हैं। इनफैक्ट कहूँ बाढ़ सी आ गई है, लेकिन इंडिया रियल एस्टेट गाइड में खासियत है कि ये स्टूडियो बेस्ड प्रोग्राम नहीं है। इसमें हम बाकायदा फील्ड में जाते हैं, जो एक्चुअल चीजें हैं वो लोगों को दिखाते हैं ताकि उनको एक रियल पर्सपेक्टिव मिले। आप स्टूडियो में बैठ के बहुत सारी बातें कर सकते हैं कि ये खरीदे ये बेचे, लेकिन जो रियल एस्टेट है वो वाकई में रियल है। आप जब तक उसको आंख से जाके नहीं देख रहे हैं, लोकेशन को नहीं देख रहे हैं, बाकी डेमोग्राफी को नहीं देख रहे हैं, आप उसे नहीं समझ पाएंगे। क्या यही हमारा एक यूनिक फैक्टर है? बिल्कुल, क्योंकि रियल एस्टेट में देखिए विज्ञापन के लेवल पर यह होता है कि जो प्लान बना नहीं है उसकी बड़ी रंगीन सी अच्छी सी तस्वीरें छाप करके लोग विज्ञापन कर लेते हैं अपने अपने प्रोजेक्ट का, लेकिन जो बायर है, प्रोस्पेक्टिव बायर, उसका लालच तो होता है, लेकिन उसके साथ कोई ऐसी बात ना हो जाए कि ओवर प्रॉमिस किया, अंडर प्रॉमिस और अंडर डिलीवरी की। इसका ख्याल हम लोग खास तौर पर रखते हैं, वरना आमतौर पर इस तरह के प्रोजेक्ट लेड बाय बिल्डर्स चॉइस होते हैं कि मेरे प्रोजेक्ट को आप शोकेस कर दीजिए। हम चुनते हैं कि किस बाजार में एक्टिविटी है, कहाँ बायर है, वहां अगर वो खरीदना चाह रहा है तो उसको वास्तविक प्रोजेक्ट आप दिखाएं, ब्रिक एंड मोटार के साथ दिखाएं, न कि एक बढ़िया सी शो बुक उसको दिखा रहे हों या कोई वीडियो फिल्म दिखा रहे हों। तो आप लोगों ने पूरे हिंदुस्तान का दौरा जो करके इस प्रोजेक्ट के एक एक प्रोजेक्ट के बारे में जो एनालिसिस की है वो एक इंडिपेंडेंट समीक्षा है। वो इसलिए नहीं कि बिल्डर ने अच्छा बना दिया और हम इसको अच्छा बता देंगे, ये इसलिए बिल्कुल नहीं किया है। यही कारण है कि ये प्रोग्राम इतना सस्टेन कर रहा है। दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है बताने वाली, वो ये है कि मेरा ख्याल है कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाके और कश्मीर को छोड़ दिया जाए तो कोई ऐसा राज्य नहीं बचा है जहां आपका ये कार्यक्रम न पहुंचा हो। यानी पूरे देश के बड़े बाजार, छोटे शहर, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक अगर जाकर के हम ये काम कर रहे हैं तो यही तो वो फ्यूचर की कहानी है जो रियल एस्टेट के इतने बड़े प्ले के आधार पर बनेगी, जिसको हम लगातार वक्त के पहले आगे बढ़ करके कैप्चर करके अपने बायर को और इन्वेस्टर को बता रहे हैं। राइट। काबरा साहब, इस कार्यक्रम की एक और खूबसूरती जो मुझे ये लगती है कि हम अपने बायर को बताते हैं, अपने इन्वेस्टर को एड्रेस करते हैं, लेकिन जिस तरीके से हम काम करने वाले, ना अच्छा काम करने वाले रियल एस्टेट के प्लेयर्स को ढूंढ कर लाते हैं। जैसा संजय जी कह रहे हैं कि हम कोई शोकेस बुक नहीं बनाते, हम कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, हम जाते हैं और देश के अलग अलग इलाकों में, इनफैक्ट जो संजय जी ने बताया कि हमने सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का थोड़ा बहुत हिस्सा छोड़ दीजिए, इनफैक्ट हमने आसाम तक कवर किया, जम्मू कश्मीर नहीं किया जा सकता, लेकिन बाकी पूरा देश कवर हुआ है। तो आप फील्ड पर जाते हैं, देखते हैं कौन अच्छा काम कर रहा है, किसको आप दिखा सकते हैं। तो ये एक इन्वेस्टर और बायर के लिए तो गाइड हुई, लेकिन एक रेफरेंस प्लेटफॉर्म बना देते हैं आप डेवलपर्स के लिए भी कि आप अच्छा काम कीजिए, क्योंकि कई लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो कार्यक्रम के कारण से डेवलपर के अंदर भी एक जागरूकता आई है, वो लोग भी अपने काम के तरीके में बदलाव ला रहे हैं। जैसे हम रियल एस्टेट अवार्ड भी करते हैं, साथ में कॉमन ही अपना है जी। तो ये सब रियल एस्टेट गाइड के कारण से भी लोगों ने अपने काम के तरीके में बदली की, ताकि वो लोग का प्रोजेक्ट हम रियल एस्टेट गाइड में लोग दिखा सके, क्योंकि हमने यहाँ किसी के इन्फ्लुएंस को यूज़ करते नहीं है। उनका काम देखते हैं, लोगों से एक ओपिनियन लेते हैं, उसके एक रेफरेंस निकालते हैं, उसके बाद उनको मिलता है। तो रियल एस्टेट गाइड ने भी एक अपने आप में बिल्डर का नजरिया बदला है, बिल्डर का काम का नजरिया बदला है। इसका अल्टीमेट फायदा जो होता है इन्वेस्टर को होता है। चलिए, तो ये बात हो गई कि इंडिया रियल एस्टेट गाइड ने अब तक का अपना सफर किस तरीके से पूरा किया, और जैसे काबरा साहब भी बात कर रहे हैं कि हम सबके लिए अक्रॉस द स्पेक्ट्रम सारी चीजें लाते हैं, जिसे इन्वेस्ट करना है, जिसे घर खरीदना है, क्या बजट आप रखते हैं। तो यही हमारा सीजन 4 का फोकस भी होने वाला है कि अब आपके लिए हम इसे और शार्पर कैसे बनाएं, अप टू द पॉइंट कैसे बनाएं। तो क्या कुछ नया होने वाला है सीजन 4 के अंदर, ये बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। मम्मा, मैं सिर्फ कार इंश्योरेंस रिन्यू कर रहा था बिना कंपेयर किए। डू यू ऑल बाय इंश्योरेंस विदाउट कंपेयरिंग? PolicyBazaar.com पे जाओ, पॉलिसी साइड बाय साइड कंपेयर करो और पैसे बचाओ। PolicyBazaar.com। Skin by Titan. Fine French perfumes for him. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड और आज से हो रही है यहाँ पर एक नई शुरुआत। 3 सीजन सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद आज से आगाज हो रहा है सीजन 4 का, और ये बेहद खास एपिसोड हम आपके लिए लेकर आए, जहाँ पर हम समीक्षा कर रहे हैं कि पिछले 3 साल में हमने आपके लिए क्या किया और अब हम आगे क्या नया कर सकते हैं। तो संजय जी और काबरा जी, 3 साल की हमने चर्चा कर ली अब तक, और जो सीजन 4 है वो काफ़ी अलग होने जा रहा है। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि आजकल निवेश के लिए लोग रियल एस्टेट को काफ़ी देखते हैं, घर
खरीदने का तो एक अपना पर्पस है ही, और सिर्फ भारत नहीं उसके बाहर भी आजकल लोग देखने लगे। तो इस बार का जो हमने इंडिया रियल एस्टेट गाइड के लिए प्लान किया है सीजन 4 के लिए, वो काफी सेगमेंट वाइज किया है। बहुत सारे निवेशकों को लगता है कि मुंबई या दिल्ली जैसे बड़े मार्केट अब उनकी रीच के बाहर हैं, लेकिन फिर भी निवेश करना चाहते हैं, तो हम उनके लिए नए माइक्रो मार्केट्स की तलाश कर रहे हैं। तो हमने अलग अलग सेगमेंट बनाए कि हम अफोर्डेबल सेगमेंट में भी बात करेंगे, हम मिड सेगमेंट में भी बात करेंगे, हम लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी चाहने वालों की भी बात करेंगे, हम सेकंड होम खरीदने वालों की बात करेंगे, या जो विदेश में भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं उनको भी एड्रेस करेंगे। और बाकायदा उसके लिए हमने शहरों का अलग से चुनाव किया है, प्राइस ब्रैकेट अलग से किए हैं। और आप जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा देखेंगे। आपको क्या लगता है ये तरीका ज्यादा बेहतर है दर्शकों को अप्रोच करने के लिए, इन्वेस्टर्स को अप्रोच करने के लिए, और जो घर खरीदना चाहते हैं उन्हें अप्रोच करने के लिए? बिल्कुल, क्योंकि फंडामेंटली ये लोकल मार्केट है, इसलिए बड़ा जरूरी है कि अलग अलग सेगमेंट को बहुत फोकस के साथ हम सर्व करने की कोशिश करें। हम जिनको बिल्कुल ही अफोर्डेबल मकान चाहिए रहने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए, बड़े शहर से लेकर छोटे शहर, उनको अलग एड्रेस करें। जो दूसरे उभरते हुए शहर हैं वहाँ का डायनामिक एक अलग है, उन पर अलग फोकस डालें। जो बीच के शहर हैं जिनको हम नॉन मेट्रो लेकिन बड़े शहर बोलते हैं, स्टेट कैपिटल हैं, जहाँ शायद थोड़े से बड़े नेशनल प्लेयर भी जा रहे हैं, कोई लोकल बिल्डर भी इमर्ज हो रहा है। एक नया ट्रेंड और है कि जो नए लोकल बिल्डर इमर्ज हो रहे हैं, दरअसल जो काबरा जी जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि उनकी बिजनेस प्रैक्टिसेस बहुत अच्छी हैं। तो ये अगर आप इस फॉर्मेट को लेकर चलते हैं कि आपकी बिजनेस प्रैक्टिस कैसी है, आपकी क्वालिटी कैसी है, जगह कैसी है, फ्यूचर का ग्रोथ कैसा होगा, अभी शहर कैसा है, क्या बड़ा कोई इकोनॉमिक ड्राइवर आ रहा है, इन फिल्टर्स के साथ अगर आप सलाह देते हैं, मुंबई और दिल्ली एनसीआर से लेकर के बनारस हो या बीकानेर हो या गुवाहाटी हो या कोयम्बतूर हो या चंडीगढ़ हो या लखनऊ हो, तो आजकल यहाँ पर एक्टिविटी बहुत हो रही है। अब दरअसल जिसको हम लोग आमतौर पर कहते आए थे कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है ये 20-25 शहरों का प्ले है, मुझे लगता है कि हमको पता नहीं लगेगा तब तक ये 100 शहरों का प्ले हो जाएगा, जहां हमारे जैसे चैनल की बड़ी भूमिका होने जा रही है कि हम उनको एजुकेट करें, इन्फॉर्म करें, स्पेसिफिक प्राइस इंफॉर्मेशन दे सकें ताकि वो अपना बेस्ट इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। इसीलिए जो सेगमेंटेशन है सस्ते मकानों का, पहला घर, दूसरा घर, वीकेंड का घर इन्होंने बताया, और लग्जरी का, इसमें भी देखिए अब नॉन मेट्रो शहरों में भी एक नया चलन हो गया है कि जो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं घर बनाने की, लोग उन टेक्नोलॉजी का और मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उनके साथ बड़ी दूसरी फैसिलिटीज दे रहे हैं, सेल्फ कंटेंट इलाके बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें स्पोर्ट्स और वेलनेस, कुछ लोग तो गोल्फ के थीम पर आजकल बड़े बड़े डेवलपमेंट कर रहे हैं। और ये बात मैं बॉम्बे, दिल्ली, गुड़गांव, बेंगलोर की नहीं कर रहा हूं, ये उसके नीचे भी चला गया है। इसलिए बहुत भयानक वाइब्रेंट, जबरदस्त वाइब्रेंट एक्शन आने वाला है, और हम चूंकि वक्त से पहले कर्व के आगे चल रहे हैं ताकि उनको हम ज्यादा इन्फॉर्म्ड रख सकें, ताकि जब वो ट्रांजैक्शन के लिए जा रहे हैं तो डील होम बायर के फेवर में हो, डील इन्वेस्टर के फेवर में हो, तभी तो उस डेवलपर का फायदा है जो पैसे लगा रहा है। ये नहीं कमाएंगे, इनका फायदा नहीं होगा तो उनका कैसे होगा? इसलिए सेगमेंट जो आप कर रहे हैं बाजारों का बड़ा जरूरी है। आखिरी बात, दुबई और थाईलैंड वगैरह हमने किया होगा, लेकिन हिंदुस्तान का बहुत बड़ा तबका है जो अब दुनिया भर में जमीनें खरीद रहा है, घर खरीद रहा है। तो पूरी दुनिया भर को तो कैटर करना मुश्किल होगा, लेकिन मुझे लगता है कि लंदन, यूके, यूएसए, सिंगापुर, दुबई, हांगकांग, थाईलैंड, ये ऐसे बाजार हैं जहां हिंदुस्तानी बहुत पैसा लगा रहे हैं, अपने लिए घर खरीद रहे हैं। हजारों लोग हो गए हैं इस वक्त लंदन में जो भले ही सबर्ब में एक अपार्टमेंट ले रहे होंगे, लेकिन ले रहे हैं, बड़े घर भी ले रहे हैं। उनको भी हम आगे चल करके आपके 4th सीजन में कैटर करेंगे। राइट। काबरा जी, आप क्या कहेंगे? बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, जैसा संजय जी कह रहे हैं कि आप छोटे छोटे शहर जो कोई कंसल्टेंसी उनके बारे में बात नहीं करती, जिनका डेटा किसी के पास नहीं होता, वहां जाके हम अपनी रिसर्च पे उन्हें दे रहे हैं। साथ में जैसा संजय जी कह रहे हैं लंदन, दुबई, यूएस तक में हम जाके, तो एक इतना बड़ा स्पेक्ट्रम है कि शायद ही कोई चीज हमसे छूट रही होगी। देखिए, हमसे कोई चीज छूटेगी नहीं, क्योंकि जब 3 साल का जो एक तजुर्बा होता है अपने आप में एक बहुत बड़ा होता है, न्यूज़ चैनल का है, और हमको पूरा हिंदुस्तान भी कवर करना है, बाहर भी कवर करना है। रियल एस्टेट में अगर देखा जाए तो वास्तव में 2200 रुपये से लेके 5000 रुपये तक का जो प्राइस है ना, उसका टर्नओवर 90% है। ठीक है, हम बोलते हैं बॉम्बे में 1 लाख रुपये भाव है, 1.5 लाख रुपया भाव है, या जो भी भाव चलता है, लेकिन मैक्सिमम टर्नओवर और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो रेंज है वो 2200 रुपये से कम में आजकल मकान कहीं भी नहीं मिलता है। और 5000 रुपये का एक एवरेज प्राइस, जैसे बैंगलोर का भी अगर आप देखेंगे तो 80% जो टर्नओवर है वो 4500 से 5500 के बीच में निकलता है। हर जगह का ये मौसम है, बराबर है। अब
अर्बनाइजेशन होने वाला, इसको कोई रोक नहीं सकता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको हम भी रोक सकते हैं। लेकिन पहले क्या था कि खाली मेट्रो की तरफ, यानी जो मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता या चेन्नई, बेंगलोर, जो पुणे, उसकी तरफ झुका था। अब धीरे धीरे उसके नीचे वाला शहर है, उसकी तरफ भी अर्बनाइजेशन चल रहा है। अभी रिसेंटली मैं जयपुर गया था, एक आर्किटेक्ट से मिला था, उसके जब उसका शोकेस देखा, संजय, बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, हम चलेंगे जरूर वहाँ। फिरोजाबाद, जो आगरा से 40 किलोमीटर दूर है, जहाँ कांच की चूड़ियाँ बनती थी, पूरे हिंदुस्तान सप्लाई होती थी। चूंकि कांच की चूड़ियाँ आने लग गई चाइना से, तो वहाँ के हो गए कारखाने बंद, तो वहाँ के जो पैसा वाले लोग हैं वो रियल एस्टेट में आ गए, और वहाँ पे 5,000 और 5,500 के भाव में बिल्डिंगें बन रही है, और 15-15 माले की बिल्डिंगें बन रही है। अरे देखिए, अरे कितना बड़ा परिवर्तन है। जहाँ एक लोग एक अपना एक माले के घर में रहते थे, खाली ग्राउंड फ्लोर घर में रहते, प्लस ग्राउंड प्लस 1 हुआ, ऐसे छोटे छोटे जगह, मेरे ख्याल से फिरोजाबाद की आबादी 3 लाख से ज्यादा नहीं होगी अंदाज, मैं गया नहीं हूँ कभी। लेकिन इस प्रकार का जो डेवलपमेंट चल रहा है ना, डेवलपमेंट हम जो मुंबई, दिल्ली, ये जो शहर समझते हैं बहुत सीमित है, लेकिन वास्तविक डेवलपमेंट है वो पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। और ये सरकार भी जो है जिस ढंग से काम कर रही है और आगे करेगी, ऐसा लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में डेवलप होगा। तो हमारे तो पूरा एक सीजन 4 कहाँ चला जाएगा ये पता नहीं चलेगा। जरूर, तो काफी कुछ हो रहा है देश के अंदर, और उसी पर नजर रखने, उसी को कैटर करने और उसका फायदा आप तक पहुंचाने की बात होती है इंडिया रियल एस्टेट गाइड में। तो यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के आगे कंक्लूड करेंगे कि इस सीजन 4 में हम एक अच्छे इनिशिएटिव के साथ कैसे जोड़ पाएंगे खुद को। Cheatmani ornaments, gold diamond. किस लिए? वो एक्चुअली मुझे ना थैलेसीमिया है, और हर महीने आप जैसे अंकल आंटी खून देते हैं और मेरी मदद करते हैं, पर मुझे पता नहीं वो कौन है, इसलिए सबको थैंक यू बोल देती हूँ। सो थैंक यू। पर बेटा, मैंने तो कभी ब्लड डोनेट किया ही नहीं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए बाय बाय। 18 साल की उम्र से रक्तदान करें, ये किसी की जिंदगी बचा सकता है। करके देखो, अच्छा लगता है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड, और आज से शुरू हो रहा है सीजन 4। इनफैक्ट हो चुका है। हमारे साथ 2 खास मेहमान हमारे बने हुए हैं, CNBC आवाज के संपादक संजय पुगलिया साहब और रामरत्ना ग्रुप के श्री गोपाल काबरा जी। संजय जी, इस वक्त काफी कुछ हो रहा है देश के अंदर रियल एस्टेट को लेकर। इनफैक्ट अब जो देश की नई सरकार है उसका भी काफी फोकस रियल एस्टेट के ऊपर है। 2022 तक सबको घर देने की बात की जा रही है, उसके लिए कई पॉलिसी इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं। आपको क्या लगता है कि हम बात करते हैं इन्वेस्टर की, घर खरीदारों की, लेकिन इस इनिशिएटिव में भी इंडिया रियल एस्टेट गाइड का कोई रोल हो सकता है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि जैसे अभी इन्होंने फिरोजाबाद का एग्जाम्पल दिया, 90% बाजार अगर 2200 से 5-6 हजार रुपए के स्क्वायर फीट वाले मकानों का है, उसमें होता क्या है कि दूसरा जो एक जनरल डिस्कोर्स चलता है वो हाई एंड वालों पे, लग्जरी वालों पर, कुछ बिल्डिंगों के बारे में चर्चा चल जाती है कि इसमें 1 लाख, 1.25 लाख रुपए स्क्वायर फीट का बिक गया, और इससे जरा अटेंशन तो ग्रैब होता है, लेकिन ये कोई बाजार थोड़ी है, ये तो एक एबनॉर्मल यूनिक स्टोरीज के तौर पर होता है। अब जो नया माहौल है उसमें मुझे लगता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग, और पूरे देश में, ये नहीं कि मुंबई, न्यू मुंबई और उसके बाद दिल्ली NCR के आसपास एक्टिविटी सीमित हो जाए। अभी तक रियल एस्टेट बाजार इन्हीं चश्मों से देखा जाता है। अब ये ऑल इंडिया स्प्रेड इसका होगा, इसको आप रोक नहीं सकते। सरकार क्यों करेगी? एक तो घर सबको चाहिए, एक टारगेट सेट कर दिया है। दूसरा ये है कि मैन्युफैक्चरिंग से हिंदुस्तान में आप एक सीमा तक ही जॉब जनरेट कर सकते हैं। जो जॉब इसमें जनरेट होगी वो कहीं नहीं होगी। लेकिन अब जो करने की जरूरत है वो क्या है, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार की पॉलिसी से और FDI के नियमों को आसान करने से नहीं होगा। स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर और लोकल गवर्नमेंट के लेवल पर भी उसी तालमेल के साथ आपको एक्टिव होना पड़ेगा कि आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं कि नहीं। सबसे बड़ी मुसीबत क्या है मुंबई जैसे शहरों की, कि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास हो रहा है। तो एक तो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर इमारतें ना बने, ये फोकस होना, रेगुलेटर पर फोकस होना, क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान देना, और प्राइसिंग के मामले में जो एक बहुत स्पेकुलेटिव टेंडेंसी आ जाती है उसको ठीक से मैनेज करना, जो एक रेगुलेटर का काम होगा और एक अच्छे हेल्दी फाइनेंशियल सिस्टम का काम होगा। मुझे लगता है कि ये वो बड़े इलाके हैं जहां वर्क इन प्रोग्रेस है, काम हो रहा है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। जैसे हम
कोई टीवी या फ्रिज खरीदते हैं और स्पेसिफिकेशंस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं, वो घरों के मामले में रेजिडेंशियल हो, एग्रीकल्चर हो, कमर्शियल हो, वो कर देने की जरूरत है। बल्कि यहां पर तो आजकल लोग चर्चा कर रहे हैं कि अगर सरकार नई नीति लाएगी, लिबरलाइज होगी, FSI बढ़ा देगी, बहुत सारा लैंड रिलीज कर देगी, एक मास्टर प्लान बना देगी, और गुजरात का एग्जाम्पल देते हैं जैसे वहां ओडा ने, अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किया, तो फिर क्या होगा, सप्लाई बहुत बढ़ जाएगी। बिल्डरों को डर लगता होगा कि शायद बाजार नीचे क्रैश ना हो जाए, क्योंकि यहां दाम बढ़ेगा इसलिए पैसे लगा दो का एक अजीब सा माहौल बनाया हुआ है। जो एरिया टू वॉच है, जो स्पेस टू वॉच है, वो ये है कि ये पॉलिसी के लेवल पर और अप्रूवल के लेवल पर और FSI के लेवल पर 3-4 काम हुए तो दामों को एक सीमा के अंदर रखते हुए अफोर्डेबल हाउसिंग इस हिंदुस्तान में आसानी से बनाई जा सकती है। बहुत मुश्किल काम नहीं है। राइट। क्या कहेंगे काबरा जी, क्योंकि जैसा संजय जी कह रहे हैं पॉलिसी लेवल्स पर, और अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि सीजन 3 में हमने बीच बीच में कई कार्यक्रम IRE जी के माध्यम से भी ऐसे किए जिसमें हमने पॉलिसीज पर ही बातचीत की है। तो क्या हम इसमें और बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं? देखिए, हमको जो बड़ा रोल प्ले करना चाहिए वो पॉलिसी के लिए करना चाहिए। अब जो परमिशन आने में जो एवरेज 2.5 से 3 साल लगता है लगभग पूरे हिंदुस्तान में, और परमिशन के अंदर रेट टेपिज्म भी है, ये जग जाहिर है, इसमें कोई छुपने और डरने की बात भी नहीं है, इट्स ओपन सीक्रेट है। ये दो चीज पे अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं, सरकार, हम मीडिया नहीं कर सकते, सरकार अगर इसको कंट्रोल करती है और इसको अच्छे ढंग से हैंडल करते हैं तो बिल्डर्स भी ये चाहते हैं कि बिल्डर 30% भाव कम कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि इट्स एन बिजनेस, आप आज पैसा लगाते हैं और आपका पैसा कब आने वाला उस बेस पे आपकी इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट मेंटेन होता है। जैसे हमारा केबल है, हमारा 1 महीने में रोटेशन होता है तो हम 3-3.5 घंटे में काम करते हैं। जिस इंडस्ट्री रोटेशन 6 महीने का है तो उसको नेचुरली 15% 12% प्रॉफिट चाहिए। इस इंडस्ट्रीज में क्योंकि रोटेशन आपका टू लॉन्ग, आज आप जमीन लेते हैं और आपकी बिल्डिंग की जो खत्म होती है एवरेज प्रोडक्ट 3 से 5 साल लगता है, इसलिए बिल्डर को भी मार्जिन ज्यादा चाहिए लगता है, प्लस उसकी कॉस्ट, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट आज जमीन में इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। से आप देखिए पिछले 10 साल में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और जमीन के प्राइस गैप में डिफरेंस बढ़ते जा रहा है। जमीन महंगी होती जा रही है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी महंगी नहीं हुई है। ठीक है, बिल्डर आवाज करता है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई है, पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 8-10% से ज्यादा साल की बढ़ती नहीं है। तो 5 साल में 50% बढ़ी है, लेकिन भाव तो आपके 4 या 5 गुना। अप्रूवल प्रोसेस अगर तेज कर दे तो यहाँ पर प्रोसेस तेज कर दे तो इससे कॉस्ट कम हो जाएगी, और रोटेशन अगर फास्ट होगा तो बिल्डर और मार्जिन कम करेगा। तो अगर अच्छी पॉलिसी के आधार पर अगर काम किया जाए और FSI को ढंग से बढ़ाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए बढ़ाया जाए, क्लस्टर डेवलपमेंट की बातें की जाए, सारी बातें की जाए, तो 30 से 40% भाव पूरे हिंदुस्तान में, लगभग बड़े शहरों में, गांव का इतना आइडिया नहीं है क्योंकि वहां पे इतना ये सब नहीं है, पर 30 से 40% भाव कम हो सकते हैं। और ये भाव कम होने से अगर आप देखेंगे कि ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो जाएगी। मैं मेरे बिल्डर भाइयों से इस चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको इंडस्ट्री की तरह चलाएं, स्पेकुलेशन के हिसाब से नहीं। राइट। चलिए, तो ये वो बातें होंगी जिन्हें हम सीजन 4 में उठाएंगे, लोगों को उनका घर खरीदने में मदद करेंगे, इन्वेस्टर्स को उनके लिए गाइडेंस लेकर आएंगे कहाँ उन्हें जाना, और साथ में इंडस्ट्री की बातें जो आप कह रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, अगर उससे 30% तक दाम नीचे आ जाते हैं ऐसे इनिशिएटिव से तो शायद बहुत ही अच्छा होगा। तो सीजन 4 आपके लिए काफी कुछ लेकर आने वाला है। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और यकीन मानिए कि हम इंडिया रियल एस्टेट गाइड के जरिए आपके रियल एस्टेट के हर उस सपने को पूरा करेंगे जो आपने उसके साथ देखा है। तो इसी के साथ आप दोनों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया, और इंडिया रियल एस्टेट गाइड के सीजन 4 के आगामी एपिसोड्स में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया रियल एस्टेट गाइड प्रेजेंटेड बाय RR काबेल। वायर नहीं, भारत की नॉब्स हैं हम।